बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 मार्च 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए जरूरी खबर है। खबर यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप इस ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। जी आपको बता दूं कि केडीबी लाइव ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप 1 मिनट में कोई भी खबर 1 मिनट में देख सकते हैं, और भी वीडियो के द्वारा। साथ ही साथ आप खुद से भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं इस ऐप में। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा। उसको इंस्टॉल कीजिए और अकाउंट बना लीजिए और दूसरे की खबरों को देखिए और खुद से भी खबरों को पोस्ट करें। चलिए फिर अब बात करते हैं आज की खबर की। तो आज की खबर की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करेंगे कि लालू यादव ने कहा, मैं भविष्यवाणी करता हूं, नहीं आएंगे मोदी। के पाठक कैसे बने बिहार के हीरो, अपने वसूलों के लिए सरकार तक से भिड़ गए। होली से पहले लगा झटका, आज से बढ़ गए एलपीजी सिलेंडर के दाम। पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं अक्षय कुमार, क्या बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। मोबाइल टीवी की वजह से बच्चों में हो रही मायोपिया बीमारी, ये लक्षण दिखते ही हो जाए सतर्क। जाति धर्म के नाम पर नहीं मांगे वोट, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को दी हिदायत। सीएम नीतीश कुमार के विदेश दौरे में बदलाव, अब 7 मार्च को जाएंगे इंग्लैंड, जाने क्या है प्लान। राहुल गांधी घूमना फिरना बंद करे, सीटों का बंटवारा हो, लालू यादव की कांग्रेस को नसीहत। मुंगेर में एक साथ 27 बीपीएससी शिक्षकों ने दिया इस्तीफा, सामने आई ये बड़ी वजह। क्या महागठबंधन में टूट की सुनामी आनी बाकी है, तेजस्वी की पार्टी में बिखराव पर बीजेपी और जेडीयू के मिले सुर। तेजस्वी की महारैली की भीड़ का रिकॉर्ड तोड़ेंगे चिराग पासवान, इस दिन करेंगे बड़ी रैली, घर घर पहुंच रहा है न्योता। पप्पू यादव और कांग्रेस के बीच डील फाइनल, इस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव। सम्राट चौधरी नहीं छोड़ रहे एक भी मौका, लालू परिवार पर फिर किया डायरेक्ट अटैक। 20 महीने बाद एक साथ मंच पर दिखे पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार। बिहार में सस्ती हुई बिजली, विद्युत दरों में 2% की कटौती, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए रेट। मिथिला की रोहू मछली को जीआई टैग मिलना लगभग तय, मछुआरों को मिलेगा ग्लोबल मार्केट, बढ़ेगी आय। कांग्रेस राजद से असंतुष्ट या भाजपा से उम्मीद में पाला बदल रहे हैं विधायक, सामने आई बड़ी वजह। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए वरिष्ठ नेता मंटू शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने दिलाई सदस्यता। खेला होगा कहने वाले नहीं बचा पा रहे हैं खुद का घर, आरजेडी और कांग्रेस में टूट पर सुशील मोदी का तंज। दलित होने का खामियाजा भुगत रही थी राजद में, नहीं मिल रहा था मान सम्मान, बोली विधायक संगीता कुमारी। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि सरकारी तेल गैस कंपनियों ने लोगों को रंगों के त्योहार होली से पहले बड़ा झटका दे दिया है, जब कंपनियों ने आज से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। दाम में ये बढ़ोतरी 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के लिए की गई है। सरकारी तेल कंपनियां यानी कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने ये बढ़ोतरी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में की है, जब विभिन्न शहरों में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपए तक महंगे हो गए हैं, जबकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के भाव में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में सत्ता से बाहर होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल को झटके पे झटका मिलते जा रहा है। जब विश्वास मत के दौरान पार्टी के 3 विधायक साथ छोड़ करके चले गए, इसके बाद अब और भी विधायक पार्टी का दामन छोड़ करके अलग हो रहे हैं। इनमें से एक महिला विधायक ने पार्टी छोड़ने का कारण भी बता दिया है। ये कोई और विधायक नहीं बल्कि मोहनिया से विधायक संगीता कुमारी है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि आरजेडी में मुझे दलित होने का कारण गाली गलौज दी जाती थी, मान सम्मान नहीं था, मैं पढ़ी लिखी हूँ, गाली देकर के
करके कोई आवाज दबा देगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब दलित जाग चुके हैं, दलित अब अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगा। संगीता कुमारी ने कहा है कि विधायक होने के बाद भी मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं एक ग्राम पंचायत अधिकारी को अपने हिसाब से रख सकूं। गांव में काम करने के लिए मुझे उनके पैर पकड़ने पड़ते थे। मेरे साथ ऐसा व्यवहार केवल इसलिए होता था क्योंकि मैं एक दलित महिला हूं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुझे पंचायत स्तर तक का निर्णय भी लेने का अधिकार नहीं था। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 73 साल के हो गए हैं। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना 73वां बर्थडे मनाया, यानी कि जन्मदिन मनाया। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेता ने भी उन्हें बधाई दी। जी हाँ, आरजेडी ने जन्मदिन के तोहफे के रूप में नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे दिया है। जी हाँ, प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि गलत संगत में है, बर्बाद कर देगा। पूर्व सीएम और लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी ने भी नीतीश कुमार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। दरअसल इन दिनों बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर इस दौरान गजब की सियासत देखने को मिल रही है। भाजपा और फिर जदयू के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। इसमें विपक्षी राजद के नेता भी पीछे नहीं रहे, जहां ना उन लोगों ने दिल खोल करके मुख्यमंत्री को जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी है। जब बिहार विधानसभा पहुंचे राजद प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि नीतीश कुमार जी, आप गलत संगत में पड़ गए हैं, वहां मत रहिए, जहां आपको ये लोग बर्बाद कर देंगे, आप वापस आ जाइए। न्यूज चैनल आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के शेखपुरा विधायक को खुला ऑफर दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी, आपके राजद के दरवाजे खुले हैं, आप गलत जगह पर गए हैं, उन्हें जल्द छोड़ दीजिए और राजद के पास आ जाइए। वहीं पर राबड़ी देवी भी सदन में पहुंच करके नीतीश कुमार को 73वां जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। इधर राजद नेताओं की बधाई और फिर शुभकामना संदेश तथा खुलेआम ऑफर को भाजपा ने राजनीति करार दिया है। यह भाजपा के विधायक पवन जायसवाल ने कहा है कि राजद के लोग जन्मदिन के मौके पर भी मुख्यमंत्री जी के साथ सियासत कर रहे हैं। यह वे लोग सीएम का भी भला नहीं चाहते हैं। के पाठक को तो आप जानते ही होंगे, के पाठक जिन्होंने शिक्षा विभाग में क्रांति ला दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर के पाठक कैसे हीरो बन गए, क्योंकि आज तक आप लोग किसी भी अपर मुख्य सचिव की इतनी जमकर की तारीफ या फिर विरोध या फिर चर्चा नहीं सुने होंगे। लेकिन के पाठक ही ऐसा अपर मुख्य सचिव है जिसकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर के पाठक कैसे बिहार के हीरो बन गए। तो आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से के पाठक विदा हो रहे हैं, जब उन्हें राज्य सरकार ने अपनी ओर से विरमित कर दिया है, जब वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। इसका आग्रह उन्होंने खुद किया था, जब अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण, पदस्थापन और फिर प्रतिनियुक्ति के सामान्य प्रक्रिया है। इस समय भी राज्य कैडर के ढेर सारे अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है, लेकिन किसी भी अधिकारी की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने पर खबर नहीं बन पाते हैं। लेकिन के पाठक अन्य अधिकारियों से अलग है, जो उन्हें मीडिया फ्रेंडली नहीं माना जाता है। फिर भी वे जिस किसी पद पर रहते हैं सुर्खियां बटोर लेते हैं। वे मीडिया में खुद कुछ नहीं बोलने के बावजूद भी मीडिया में बने रहने की तरकीब जानते हैं, इसलिए मीडिया से मिले बिना भी उनकी हीरो वाली छवि बन जाती है। आपको बता दूं कि उन्हें पता है कि क्या करने से मीडिया में जगह मिलेगी। एक समय आता है जब उन्हें पर्याप्त प्रचार मिल जाता है और उन्हें लगता है कि काम हो गया। ऐसा कुछ कर लेते हैं कि राज्य सरकार उनसे मुक्ति पाने का उपाय खोजने लगते हैं। इस समय यही हुआ है। शिक्षकों का बड़ा हिस्सा उनसे नाराज हो गया था। महागठबंधन सरकार में उस समय के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर परेशान हो गए थे। ताजा मामला कुलपतियों का वेतन रोकने का है, जिसने सरकार को सीधे राजभवन से टकराव लेने के लिए खड़ा कर दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए संभव नहीं है कि एक अधिकारी के कारण राजभवन से टकरा जाएं। खैर, के पाठक की शिक्षा विभाग से विदाई हो गई है। ये कहना अन्याय होगा कि के पाठक ने शिक्षा में सुधार के लिए गंभीर प्रयास नहीं किया। कम से कम अवधारण के स्तर पर सुधार तो हुआ ही है। जब शिक्षक समय पर आने लगे हैं, कक्षाएं नियमित होने लगी है। इन उपलब्धियों के लिए के पाठक की सराहना होनी चाहिए। आशा की जा सकती है कि के पाठक की जगह जो दूसरे अधिकारी आएंगे वे सुधारों को जारी रखेंगे। किसी ईमानदार अधिकारी को एक सूत्र तो याद ही रखना चाहिए कि उनके अलावा दूसरे किसी भी लोग बेईमान नहीं हैं। दोस्तों, बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, दरअसल खबरें आ रही है कि अक्षय कुमार आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। हर पार्टी ने आगामी चुनाव को लेकर के रणनीति बनानी शुरू कर दी है। वही देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जहाँ आम आदमी पार्टी दिल्ली में 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं पर कांग्रेस 3 सीटों के लिए मैदान में उतरेगी। जहाँ वहीं अब बीजेपी भी दिल्ली में नए चेहरे के दम पर चुनाव लड़ने का फैसला कर सकती है। ऐसे में बीजेपी बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को मैदान में उतार सकती है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार को दिल्ली की चांदनी सीट से बीजेपी द्वारा चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जहाँ कहा जा रहा है कि पार्टी के कुछ नेता एक्टर के कांटेक्ट में हैं। हालांकि इसे लेकर के अभी तक कोई भी ऑफिशियल
अनाउंसमेंट नहीं की गई है। आपको बता दूं कि भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2014 और 19 में 2 बार सीट जीती थी। ये सीट 2004 और फिर 2009 में पूर्व कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने जीती थी। आपको बता दूं कि वैसे अक्षय कुमार के बीजेपी से अच्छे संबंध रहे हैं। फिलहाल एक्टर का करियर का ग्राफ भी काफी नीचे चल रहा है। उनकी पिछले कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ठीक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। फिलहाल अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में बिजी हैं। इस फिल्म में वो टाइगर श्रॉफ के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, अगर आपके बच्चे भी मोबाइल या फिर टीवी देखते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि बच्चों में मोबाइल टीवी देखने से मायोपिया बीमारी के लक्षण दिखते हैं। जब बच्चे मायोपिया बीमारी के शिकार हो रहे हैं ज़्यादा मोबाइल और टीवी देखने से। आपको बता दें कि मोबाइल हमारे बहुत से काम आसान कर देता है, लेकिन इसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से कई तरीके की समस्याएं भी हो सकती है। जब बच्चों में टीवी के साथ अब मोबाइल की लत भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। जी हाँ, बच्चे अब पढ़ाई के लिए मोबाइल, इंटरनेट और लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। इसके साथ ही बच्चों में टीवी देखने की लत भी काफी बढ़ गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि मोबाइल और टीवी की लत की वजह से बच्चों में मायोपिया बीमारी की समस्या बढ़ रही है। पढ़ाई से लेकर के मनोरंजन तक के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल टीवी का बच्चों पर बुरा प्रभाव अब सामने आने लगा है। जहां मोबाइल और टीवी ज्यादा देखने से उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। इसकी वजह से बच्चों में दूरदृष्टि दोष की वजह से होने वाली बीमारी मायोपिया के मामले सामने आने लगे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस वजह से मायोपिया बीमारी हो रही है। तो आपको बता दूं कि कोरोना काल के दौरान देश भर में लगे लॉकडाउन की वजह से कई महीनों तक सभी लोग घरों में बंद थे, जबकि उसके बाद से लंबे समय तक स्कूल की पढ़ाई भी ऑनलाइन मोड में ही हुई थी, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई के साथ ही गेम खेलने के मनोरंजन के लिए भी मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे थे। मोबाइल पर ज्यादा समय देने और नजदीक की वस्तु को पूरी समय देने की वजह से कई बच्चे मायोपिया के शिकार हो रहे हैं। आपको बता दो कि मायोपिया बीमारी में बच्चों की नजदीक की दृष्टि तो सही रहती है, लेकिन दूर की वस्तुओं देखने में उन्हें दिक्कत होती है, कठिनाइयां होती है। इसकी वजह से बच्चों को स्कूल में बोर्ड पर लिखे हुए अक्षरों को पढ़ने में भी दिक्कत होती है, जिस कारण से बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत होती है और फिर उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है। आपको बता दूं कि ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है कि उनकी आंखों में किस प्रकार की दिक्कत है। बच्चे अक्सर दूर की जगह पास से टीवी देखने लग जाते हैं। जब बच्चे क्लास में पीछे की बेंच पर बैठने की वजह से बोर्ड पर लिखे हुए अक्षरों को पढ़ नहीं पाते हैं। मायोपिया होने पर बच्चे टीवी देखने के दौरान आंखों को मीच करके टीवी देखते हैं या फिर आंखें फैला करके अथवा सिकोड़ करके टीवी देखते हैं, तो फिर ये मायोपिया के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में बच्चे के माता पिता को चाहिए कि वह बच्चे में इस प्रकार के लक्षण को देखें तो फिर तत्काल किसी आंखों के डॉक्टर से संपर्क करके बच्चे की आंखों की जाँच करवाएं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि इस बार मोदी नहीं आएंगे। इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव जो होंगे उस चुनाव में मोदी दोबारा वापस लौट करके नहीं आएंगे। ये मैं भविष्य करता हूं। ये मैं नहीं भविष्य करता हूं, बल्कि ये भविष्य करता है लालू प्रसाद यादव। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की ही जीत होगी। एक न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोग समझ रहे थे कि इंडिया अलायंस बिखर गया है, लेकिन ये अलायंस अब फिर से अपने स्वरूप में आ रहा है। उन्होंने बीजेपी की जीत को लेकर के किए जा रहे दावे को खारिज करते हुए कहा है कि मीडिया तो बिल्कुल भी डरपोक है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि सब मीडिया बिका हुआ है, मोदी सिर्फ उनके मन में, लेकिन इस बार मोदी नहीं आएंगे। मैं फोरकास्ट करता हूं मोदी नहीं आएंगे, इंडिया ही जीतेगा। मैं ये भविष्यवाणी करता हूं। दरअसल इंडिया अलायंस को लेकर के काफी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस गठबंधन के कई अहम साथी इससे नाराज होकर के निकल गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के अहम स्तंभ माने जा रहे थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने महागठबंधन से अलग होकर के बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना ली है। दोस्तों, बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जब ये परीक्षा पास करने के बाद से वे विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। हालांकि इन शिक्षकों में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के संशय बना हुआ है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने शुक्रवार को विधान परिषद में एक सवाल का जवाब देते हुए इस मुद्दे पर सरकार की नीति स्पष्ट की है। विधान परिषद में बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव, जीवन कुमार और फिर अन्य राजीव कुमार के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के आधार पर विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद इन्हें पोस्टिंग के लिए 3 जिलों का विकल्प का प्रावधान है। जैन शिक्षकों को 3 बार ऑनलाइन और फिर 2 बार ऑफलाइन परीक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। यह 5 में से किसी एक परीक्षा में पास करने पर विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिल जाएगा। यह प्रश्नकर्ता ने कहा है कि शिक्षकों को बहुत दूर स्कूल में भेजने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पहले पंचायत सहित स्थानीय निकाय का नियोजन था, विशिष्ट शिक्षक का नियोजन शिक्षा विभाग में होगा।
दोस्तों मौजूदा समय में बाजार में 2-4 सब्जियां छोड़ करके सभी के रेट काफी ज्यादा है। आम आदमी मजबूरी में गोभी, पत्ता गोभी, गाजर और फिर हरी सब्जियां खा रहे हैं क्योंकि यही उसके बजट में है। हालांकि ये सब्जियां खाते खाते लोग उब चुके हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसे लोगों के लिए खास ऑफर दे रहा है। केवल 200 रुपए में आने वाले पूरे सीजन जी भर करके सब्जियां खा सकते हैं। जब खास बात यह है कि ये सब्जियां पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होगी। आइए जानते हैं पूसा का ये ऑफर क्या है। आपको बता दो कि शहरों में रहने वाले लोग बालकनी या फिर छत पर गार्डनिंग करते हैं, जब छोटे से लेकर के बड़े बड़े गमलों में पौधे लगाते हैं, या इसे किचन गार्डन कहा जाता है। जब पूसा किचन गार्डन करने वाले ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 रुपए में उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करा रहे हैं। IARI पूसा के प्रधान वैज्ञानिक और बीज उत्पादक इकाई के प्रभारी डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह बताते हैं कि गर्मियों में सीजनल सब्जियों के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें 8 अलग अलग किस्मों के बीज हैं। इस पैकेट में इस बात का ख्याल रखा गया है बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी की पसंद की सब्जियों के बीज दिए जा रहे हैं। प्रधान वैज्ञानिक के अनुसार पैकेट बनाते समय लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है, इसलिए मैं उन सब्जियों की बीज रखे हैं जिनकी जरूरत लोगों को होती है, यानी कि इन सब्जियों से बैलेंस न्यूट्रिशन मिलेगा। जब वो बताते हैं कि 200 रुपए के ये बीज लोग घरों में बोले, या इसके बाद उन्हें गर्मियों के पूरे सीजन भर बाजार से सब्जियां खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि केवल 200 रुपए में पूरे सीजन भर सब्जियां मिलेगी, जब वो भी बगैर किसी केमिकल और फिर उर्वरक वाली। क्योंकि आप जब घर में सब्जियां उगाएंगे तो फिर उसमें किसी तरीके के हानिकारक केमिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक सब्जियां होंगी। दोस्तों बिहार में चलने वाले मदरसा शिक्षा बोर्ड, सांस्कृतिक शिक्षा बोर्ड के साथ ही अल्पसंख्यक महिला और फिर बाल श्रम आयोग भंग होंगे। गुरुवार को बिहार विधानसभा में इन आयोग और फिर बोर्ड से संबंधित संशोधन विधेयक को स्वीकृति मिल गई है। जब सरकार का पक्ष रखते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधेयक में संशोधन को लेकर की जताई जा रही आशंका को निराधार बताया है। गुरुवार को विधानसभा में संबंधित विभागों के प्रभारी मंत्रियों ने अपने अपने विभागों के संशोधन विधेयक को सदन के पैनल पर रखा। प्रस्ताव पर चर्चा और फिर उनके अस्वीकृत होने के बाद संशोधन विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। संशोधित अधिनियम लागू होने की तिथि से वर्तमान में कार्यरत आयोग और फिर बोर्ड भंग हो जाएंगे। जब सरकार आयोग से जुड़े हुए मामलों के प्रबंधन के लिए एक प्रशासक नियुक्ति करेगी। दोस्तों अब जाति धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों की खैर नहीं होगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि नेता अक्सर जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं क्योंकि उनका रोजी रोटी चल सके, यानी कि उनको वोट मिल सके। लेकिन चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को राजनीतिक दलों और फिर उनके नेताओं से कहा कि वे जाति धर्म और भाषा के आधार पर वोट मांगने से परहेज करें तथा भक्त एवं भगवान के बीच के संबंध का उपहास नहीं उड़ाएं अथवा देवीय प्रकोप का हवाला नहीं दें। राजनीतिक दलों के लिए जारी एडवाइजरी में आयोग ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और फिर स्टार प्रचारकों के खिलाफ नैतिक भत्सना के बजाय कठोर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा या फिर कोई अन्य पूजा स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव एवं 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से कुछ दिन पहले ये परामर्श जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि जिन स्टार प्रचारकों और फिर उम्मीदवारों को पहले नोटिस मिला है उन्हें आदर्श आचार संहिता के बार उल्लंघन के लिए कड़ी कार्रवाई करना पड़ेगा। दोस्तों बिहार में तेजस्वी आरजेडी को झटके पे झटका लगता जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार तेजस्वी यादव के पार्टी के एक विधायक पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। अब इन्हीं में से हाल फिलहाल ही पार्टी छोड़े भरत बिंद ने ये बताया है कि आखिर उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी है, आरजेडी क्यों छोड़ी। हम आपको इसके बारे में बताएंगे पूरी डिटेल्स के साथ। तो आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में भगदड़ मच गई है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद से ही विपक्ष के विधायक पाला बदल करके सत्ताधारी दलों के साथ जा रहे हैं। आरजेडी की 5 तो कांग्रेस के 2 विधायक अब तक पाला बदल करके एनडीए खेमे में पहुंच गए हैं। दरअसल शुक्रवार को बजट सत्र के आखिरी दिन आरजेडी विधायक भरत बिंद ने विधानसभा में पाला बदल दिया। पाला बदलने के बाद विधायक ने बताया है कि आखिर क्यों उन्होंने लालू तेजस्वी का साथ छोड़ दिया है। भरत बिंद ने बताया है कि वे अपने स्वेच्छता से बीजेपी में आए हैं, या इच्छा थी कि भाजपा के साथ जुड़ जाएं तो फिर आ गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से प्रभावित होकर के बीजेपी में आए हैं। पाला बदलने के बाद एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पाला बदलने का कोई कारण नहीं है, जब सबको स्वतंत्रता है और यही तो प्रजातंत्र और लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि मेरी किसी के साथ कोई भी नाराजगी नहीं है, जब स्वेच्छा से बीजेपी में आए हैं। जब सदस्यता जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो संविधान के अंतर्गत नियम है उसी प्रावधान के तहत सब कुछ होगा, आगे जो भी होगा उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने अभी और भी विधायकों के पाला बदलने की संभावना जताई है। आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से ही महागठबंधन के विधायकों के टूटने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वह अनवरत जारी है।
गए। सबसे पहले विधानसभा में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे आरजेडी विधायक चेतन आनंद, पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और प्रहलाद यादव ने पाला बदला था। इसके बाद विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम, सिद्धार्थ सौरवी समेत आरजेडी विधायक संगीता कुमारी बीजेपी में शामिल हो गए और अब आरजेडी के एक और विधायक भरत बिंद ने पाला बदल दिया है, जिससे दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार से इंग्लैंड जाने वाले हैं। उसका दौरा है, कोई खास प्रोग्राम है, इस वजह से जाने वाले हैं। उनका इंग्लैंड दौरा का कार्यक्रम अब फिर आगे बढ़ गया है, अब 7 मार्च हो गया है। आपको बता दूं कि जदयू नेता संजय कुमार झा ने बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 मार्च को इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। देश की सबसे बड़ी साइंस सिटी पटना में 17 एकड़ में बन रही है। इसके लिए इंग्लैंड में मुख्यमंत्री वहाँ के साइंस म्यूजियम को देखेंगे। पहले से ही प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया, जहाँ सदन की कार्रवाई शुरू हो गई। आगे लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है। जब अभी हाल ही में मुख्यमंत्री तारामंडल को देखे हैं, जब फिर साइंस म्यूजियम जाकर के देखें। जब साइंस के सेक्टर में काफी काम हो रहा है, जब इसके लिए वहां जाएंगे। जब 4-5 दिन का कार्यक्रम है। जब बिहार म्यूजियम की तरह ही साइंस सिटी भी विश्व स्तरीय बनेगी। मुख्यमंत्री इंग्लैंड जाएंगे तो फिर वहाँ बिहार में निवेश को लेकर भी विभिन्न क्षेत्र के लोगों से मिलेंगे। जब बिहार में निवेश के लिए दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं होने पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कांग्रेस से कहा है कि अब समय नहीं है जब सीटों का बंटवारा करके चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। लालू ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी नसीहत देते हुए कहा कि वे घूमना फिरना बंद करें और लोगों को इकट्ठा करने का काम करें। बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में लालू प्रसाद यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की भूमिका को लेकर के कई बातें कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गठबंधन छोड़ने पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जो लोग निकल गए वे गए, लेकिन जनता नहीं निकली। जनता अब भी विपक्ष गठबंधन के साथ है। लालू ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से अलग नहीं होगी, वे साथ रहकर ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जन जागरण के लिए ये करना पड़ता है, जब सिर्फ बैठने से काम नहीं चलता है। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी को अपनी यात्रा खत्म करके सीट बंटवारे पर काम करने की नसीहत भी दी है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम लोग उनके पास नहीं जाते हैं, बल्कि वे खुद बार बार हमारे पास आते हैं। लालू ने कहा है कि वे कभी भी सांप्रदायिक ताकतों के सामने नहीं झुके और न ही उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव भी ऐसा ही करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी नहीं जीतेंगे, इस बार इंडिया गठबंधन की ही जीत होगी। दोस्तों बिहार के मुंगेर से एक बड़ी खबर सामने आई है। मुंगेर में एक साथ 27 बीपीएससी शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दूं कि एक तरफ बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती के लिए तीसरे चरण की परीक्षा में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुंगेर में एक साथ बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पास 27 टीचरों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनका इस्तीफा व्यक्तिगत कारणों से नहीं बल्कि नियुक्ति में हुई गड़बड़ी के कारण देना पड़ा और अब इस सभी के खिलाफ विभाग की तरफ से कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जब मुंगेर में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2 चरणों में संपन्न हुई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से जिले में दोनों चरणों को मिलाकर के कुल 2078 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हुई है। इसमें पहले चरण की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत कुल 1223 शिक्षकों की नियुक्ति जिले के प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में की गई। अब तक जिन 27 शिक्षकों ने पदस्थापन के बाद अपना पद इस्तीफा दिया है, इसमें सभी शिक्षक पहले चरण में जिले के विद्यालयों में योगदान दिए थे। बताया जाता है कि पहले चरण की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत जिले में योगदान करने वाले 15 से 16 शिक्षकों के अंगूठे के निशान बायोमेट्रिक में दर्ज निशान से मैच नहीं हो पा रहा था, जहां इसमें से अधिकांश शिक्षकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं दूसरी ओर 4 शिक्षकों से विभाग ने स्पष्टीकरण पूछा है। दोस्तों क्या महागठबंधन में अभी टूट की सैलाब आनी बाकी है? क्या महागठबंधन में एक बार फिर से टूट होगी? क्योंकि हाल फिलहाल जिस तरीके से महागठबंधन टूटी है, उससे ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से महागठबंधन में टूट होगी और ये सब टूट करके बीजेपी में जाने वाले हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन के कई विधायक लगातार टूट रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इस पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी रात में जनविश्वास यात्रा कर रहे हैं और दिन में उनके विधायक टूट रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में महागठबंधन में बहुत बड़ी टूट होगी। वहीं बीजेपी कोटे से मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि ये तो ट्रेलर है, आगे चल करके महागठबंधन में बहुत कुछ टूट होगी। नीरज कुमार ने कहा कि महागठबंधन के जो विधायक टूट रहे हैं वे गरीब गुरबा हैं।
महागठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो फिर उन लोगों को पैसा और फिर जमीन देना पड़ेगा। पाला इसीलिए बदल रहे हैं, जहाँ लालू परिवार तो गरीबों से जमीन पैसा पहले भी लेते रहे हैं। जहाँ वहीं मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि पीएम मोदी के कामकाज से प्रभावित होकर के महागठबंधन के विधायक पाला बदल रहे हैं। अब तक 7 महागठबंधन विधायक पाला बदल करके बीजेपी में चले गए हैं। वहीं आरजेडी विधायक रामवृक्ष सदा ने कहा कि जांच एजेंसियों द्वारा महागठबंधन विधायकों को डरा करके पैसों का प्रलोभन देकर के तोड़ा जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकरण पर कांग्रेस विधायक विजय शंकर दुबे ने कहा कि जांच एजेंसियों के द्वारा डरा धमका करके महागठबंधन के विधायक को तोड़ा जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। दोस्तों, तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा में युवाओं की काफी भीड़ देखी गई। अब तेजस्वी यादव आगामी 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इस दिन जनविश्वास महारैली का आयोजन किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी के नेताओं को रैली को सफल बनाने को लेकर के दिन रात काम करने के लिए कहा है। साथ ही बिहार के अलग अलग जिलों से आने वाले लोगों के लिए भी माकूल इंतजाम रहेगा। आरजेडी के सभी विधायक के आवास पर रहने और फिर खाने की व्यवस्था होगी, ताकि रैली में आने वाले लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। जब तेजस्वी यादव जनविश्वास महारैली के जरिए चुनावी बिगुल फोकेंगे तो फिर अब जवाब चिराग पासवान की तरफ से भी दिया जाएगा। चिराग पासवान भी अब बड़ी रैली करने वाले हैं। जब चिराग पासवान भी तेजस्वी की तरह ही शक्ति प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। 10 मार्च को वैशाली लोकसभा क्षेत्र में जन आशीर्वाद महासभा का आयोजन करने जा रहे हैं। जहाँ इस कार्यक्रम का आभार प्रभारी वेद प्रकाश पांडे को बनाया गया है। जहाँ वहीं आज वेद प्रकाश पांडे ने कार्यक्रम स्थल जाकर के दौरा भी किया है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों की तैयारी जोर पकड़ने लगी है। जहां इसी क्रम में शुक्रवार को पूर्व सांसद सह जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस रंजन उर्फ पप्पू यादव के नेतृत्व में खुर्दा स्थित पैतृक आवास परिसर में कोसी और सीमांचल के 4 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के बैठक हुई। जब बैठक में कोसी और सीमांचल की सभी सीटें जीतना और महागठबंधन के सहयोग के साथ मिलकर के अधिक से अधिक सीटें जीतने की रणनीति बनी है। जब बैठक में चुनाव की तैयारी के साथ साथ पार्टी के अभियानों की प्रगति की समीक्षा और फिर आगामी रणनीति पर चर्चा हुई है। जब मौके पर पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि ये बैठक कोसी सीमांचल के हक और फिर अधिकार की लड़ाई के लिए बुलाई गई है। जब मेरा लक्ष्य देश एवं संविधान को बचाने के साथ साथ किसानों एवं युवाओं की जिंदगी बचाना, छात्रों के भविष्य की चिंता, महिलाओं की खुशियों को बचाना तथा मजदूरों की जिंदगी को तबाही से बचाना। उन्होंने आगे कहा कि हमेशा हिंदू मुसलमान और जात पात ये अच्छा नहीं है। जब उन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस से बात हुई है, कांग्रेस नेतृत्व का जो भी आदेश होगा वह स्वीकार्य है। माँ और माटी से कोई भी समझौता नहीं करूंगा। मैं पूर्णिया लड़ूंगा, मधेपुरा और सुपौल की भी जीत की गारंटी है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी पार्टी पप्पू यादव की अनदेखी नहीं कर सकती है, क्योंकि किसी पार्टी में जितनी भीड़ होगी उससे अधिक मेरे कार्यकर्ता हैं। आज सिर्फ मधेपुरा, सहरसा, सुपौल एवं अररिया के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक। 9 मार्च को पूर्णिया के रणभूमि मैदान में कोसी सीमांचल के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए 5 लाख से अधिक कार्यकर्ता जुटेंगे, जो मिसाल कायम करेगा। दोस्तों, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजनीति में वंशवाद को बढ़ावा देने को लेकर के राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि लालू को पिछड़ों के साथ अति पिछड़ा एवं अनुसूचित समाज ने एक नहीं कई मौका दिया है। जब मगर लालू ने हमेशा सत्ता मिलने के बाद पत्नी, बेटा एवं बेटियों को आगे करके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य बनाकर के राजनीति में परिवारवाद को प्राथमिकता दी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी मौका मिला तो फिर अति पिछड़ा और फिर अनुसूचित समाज के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का एक से बढ़कर एक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। भाजपा द्वारा अति पिछड़ा समाज के डॉक्टर भीम सिंह को राज्यसभा सदस्य चुना जाना इसका ताजा उदाहरण है। उन्होंने राजद कांग्रेस के परिवारवाद पर करारा प्रहार किया। इससे पहले उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा एवं मंत्री प्रेम कुमार के अलावा पूर्व मंत्री नितिन नवीन एवं भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने अभिनंदन समारोह को संबोधित किया। और दोस्तों, बिहार में बिजली सस्ती हो गई है। आपको बता दूं कि बिहार में 2% की बिजली के दर में कटौती हुई है। जब बिहार के लगभग 2 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार में बिजली लगभग 2% कम हो गई है। बिजली दरों में 3.3% बढ़ोतरी के कंपनी के प्रस्ताव को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने खारिज कर दिया है। आयोग ने सभी श्रेणियों की बिजली दरों में 2% की कमी कर दी है। अनुदान जारी रखते हुए सभी श्रेणियों की बिजली दर में 15 पैसे प्रति यूनिट की कमी कर दी है। सबसे सस्ती बिजली किसानों को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से मिलेगी। कंपनी के इस निर्णय से किसानों को जहां 96 करोड़ तो राज्य के सभी श्रेणियों की
के उपभोक्ताओं को 740 करोड़ रुपए की बचत होगी। नई बिजली दरें 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी। यह पहली बार विनियामक आयोग के अध्यक्ष का पद खाली करने के कारण बिजली दर पर फैसला आयोग के द्वारा आयोग के सदस्य अरुण कुमार सिन्हा और फिर परशुराम सिंह यादव ने सुनाया है। दोस्तों, जिला मुख्यालय के शहरों को अलग अलग प्रखंडों और फिर कस्बों पंचायतों से जोड़ने का काम एक कदम और आगे बढ़ गया है। परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अंतर्गत ऐसे 2005 रूट का निर्धारण कर दिया है। इन रोडों को जल्द ही बस सेवा से जोड़ दिया जाएगा ताकि गांव पंचायतों में रहने वाले लोगों की जिला मुख्यालय तक पहुंच आसान हो। जब विभाग ने योजना के तहत चुने गए लाभुकों के द्वारा खरीदे गए बसों के रूट निर्धारित करने के लिए जिलों से अनुशंसा करते हुए ये सूची मांगी थी। विभाग ने जिलावार अंतर क्षेत्रीय मार्गों का रूट निर्धारित करके सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इस संबंध में 15 मार्च तक आपत्ति और फिर सुझाव भी मांगे गए हैं। दोस्तों, मिथिला की रोहू मछली को जीआई टैग मिलने की उम्मीद बढ़ गई है जब पशु एवं मत्स्य विभाग अनुसंधान केंद्र पटना के डॉक्टर टुनटुन सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने हाईघाट के हरलपट्टी स्थित गंगा सागर तालाब का जिला मत्स्य पदाधिकारी के साथ निरीक्षण किया। इसके बाद किशनगंज और मुजफ्फरपुर की टीम यहां से मछली का सैंपल लेकर के आई है। जिले में 2 जगहों पर रोहू मछली की 10 से 15 साल पुराने प्रजाति पाई जाती है, जिसमें बिरौली प्रखंड के पोखराम पंचायत स्थित कोनका घाट और फिर दूसरी हाईघाट प्रखंड की हरलपट्टी स्थित गंगाराम तालाब शामिल है। खबर बेगूसराय से सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेगूसराय आए हुए थे। जहां बिहार के बेगूसराय आए हुए थे, यहां पर पीएम मोदी बेगूसराय की धरती से 1,64,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेगूसराय अलावा हवाई अड्डे पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री को मोदी के गगनभेदी नारों से बेगूसराय की जनता ने उनका स्वागत किया है। जब बेगूसराय की धरती से भारत को कई योजनाओं की सौगात दी है। जब पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि साल 2014 में उन्होंने जो गारंटी ली थी जब उसे पूरा कर दिया है। और उन्होंने कहा कि बिहार के विकास से ही भारत का विकास होगा। और उन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी का अर्थ गारंटी पूरी होने की गारंटी है। उनके द्वारा अब की बार एनडीए की सरकार और 400 पार के नारे गूंजती रही। जब उन्होंने कहा कि बेगूसराय की ये धरती प्रतिभावान युवाओं की ये धरती है। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ दिन के लिए हम इधर उधर चले गए थे, लेकिन अब भाजपा के साथ ही रहेंगे, इधर उधर जाने का कोई गुंजाइश नहीं है। इस बार एनडीए 400 पार निश्चित करेगी। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक की 51 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 39, रेलवे से संबंधित 10, पशुपालन से संबंधित 1 और उर्वरक क्षेत्र से 1 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है। वहीं पर 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। जब केंद्रीय मंत्री साहब बेगूसराय भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिनकर की जन्मभूमि और श्री बाबू की कर्मभूमि में स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को विश्व का सबसे लोकप्रिय और विकास पुरुष के रूप में बताया है। यह कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री को देखने और फिर सुनने आए जन सैलाब प्रधानमंत्री के झलक पाने को बेताब दिखे। जब वहीं पर कुछ कार्यकर्ताओं को बाजार समिति से सभा स्थल तक पैदल आना पड़ा, क्योंकि प्रशासन सभी गाड़ी को बाजार समिति में ही रोक लिया था। केडीबी लाइव के लिए बेगूसराय से नवीन कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। दोस्तों, अररिया, सीमांचल और मिथिलांचल को पीएम मोदी ने बड़ा तोहफा दिया है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ ही जोगबनी को भी 4 नई ट्रेनों की सौगात मिली है। इन ट्रेनों के परिचालन के साथ ही सीमांचल के लोगों को मिथिलांचल से जोड़ने की चिर प्रतीक्षित मांग पूरी हो गई है। जो शनिवार को विकसित भारत विकसित बिहार मोदी सरकार की गारंटी के तहत 27,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का और फिर 1,62,000 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया है। इसी के तहत अररिया जिले को भी 3 नई ट्रेनों की सौगात मिली है, जिनमें जोगबनी सिलीगुड़ी, जोगबनी दानापुर भाया दरभंगा और फिर जोगबनी सहरसा ट्रेन शामिल है। आपको बता दूं कि वहीं नई ट्रेन के परिचालन के लिए उद्घाटन समारोह जोगबनी स्टेशन पर आयोजित की गई। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने कहा है कि अररिया के लोगों को पटना जाने में विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि वे माननीय प्रधानमंत्री से अररिया में अतिरिक्त ट्रेनों के परिचालन के लिए आग्रह किए थे। जो उनके इस आग्रह को प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने संज्ञान में लेते हुए अररिया को 3 नई ट्रेनों की सौगात दी है, जिसके साथ ही लोगों की सीमांचल से मिथिलांचल को जोड़ने की मांग पूरी हो गई है। वहीं पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जोगबनी से रक्सौल के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। वहीं कार्यक्रम समाप्ति के बाद
सांसद प्रदीप सिंह और फिर अन्य जनप्रतिनिधि जोगबनी से सिलीगुड़ी जाने वाली ट्रेन में सवार होकर के फॉरबिसगंज में होने वाले कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में कई सारे लोग मौजूद थे, जिसमें है सिकटी विधायक विजय कुमार मंडल, नरपतगंज के पूर्व विधायक देवंती यादव, जोगबनी फॉरबिसगंज की मुख्य पार्षद रानी देवी और फिर वीना देवी, भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण झा, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष रोहित यादव, डीआरएम सुरेंद्र कुमार, सीनियर डीसीएम धीरज कलिता, आरपीएफ कमांडेंट कमल सिंह, एसएसबी कमांडेंट सुरेंद्र विक्रम, राजनंदन यादव, कुंदन पोद्दार, मनोज झा, नागेश्वर यादव सहित अन्य लोगों की उपस्थिति रही। केडीबी लाइव के लिए मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट। बड़ी खबर किशनगंज से सामने आई है। यहाँ पर किशनगंज में अवैध दुकानों और अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। आपको बता दूं कि किशनगंज के नगर पंचायत बहादुरगंज के कई इलाकों में दुकानों और फिर लोगों के द्वारा किए गए अवैध अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अतिक्रमणधारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर के सीमांचल सहित पूरे बिहार में हंगामा मचना शुरू हो गया है। हंगामा यानी कि पॉलिटिकल पार्टियों के बीच हंगामा शुरू हो गया है, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और जगह जगह अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी शुरू कर चुके हैं। जब अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू हो चुकी है सभी पार्टियों की तरफ से। इसी बीच अब एआईएमआईएम की करे तो एआईएमआईएम बिहार में 4 लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार सकती है। एक में तो खैर पूरे तरीके से फाइनल ही है, अब 3 में भी संभावना जताई जा रही है कि उन 3 में भी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। आपको बता दूं कि किशनगंज में एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। किशनगंज से अख्तरुल ईमान उम्मीदवार होंगे। वहीं पर अररिया, पूर्णिया और कटिहार में भी एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। हालांकि आगे देखने वाली बात होगी कि आखिर उतारते हैं कि नहीं, लेकिन जिस तरीके से तैयारी चल रही है, जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, उससे लग रहा है कि नहीं, अब अररिया, पूर्णिया और कटिहार में भी एमआईएम अपना उम्मीदवार उतारेगी। वहीं पर एमआईएम उत्तर प्रदेश में अपने 7 उम्मीदवार को उतार दिया है। जहां अब तक आपको बता दूं कि देश में लोकसभा चुनाव का इंतजार बस कुछ ही महीने का बचा है, जहां जल्द ही तारीखों का ऐलान भी होने वाला है। ऐसे में तमाम पार्टियां इसी जोड़ आजमाइश में लगी है कि कैसे भी इस चुनाव में उनकी पार्टी जनता के बीच पहुंचे और जनता का मत हासिल हो सके। हर पार्टी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम ने यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। ओवैसी के इस फैसले से यूपी में कांग्रेस और सपा के गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है। इस बात के कयास काफी वक्त से लगाए जा रहे थे कि ओवैसी ये फैसला ले सकते हैं। अपनी पार्टी एआईएमआईएम के साथ ओवैसी यूपी में कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। जो वे 7 सीटों पर जिन पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने वाली है वह है फिरोजाबाद, बदायूं, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़। ये सभी मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को इन सीटों पर जीत की उम्मीद है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने 20 लोकसभा सीटों पर 2024 में चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा था। ओवैसी ने बीते दिनों इस बात के संकेत भी दिए थे। वहीं पर यूपी के अलावा भी ओवैसी इस बार सियासत के एक और बड़े केंद्र बिहार में भी हाथ आजमा सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की नजर सीमांचल इलाके में पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज लोकसभा सीट पर है। यहाँ उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारने का प्लान बनाया है। ये चारों मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जहां पर 30 से 60% के बीच मुस्लिम मतदाता है। 2019 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से अख्तरुल ईमान किशनगंज से मैदान में उतरे थे और 2 लाख वोट पाने में कामयाब रहे थे। जब बिहार के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी बंगाल और झारखंड में भी चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। जहां असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हम 2024 के लोकसभा चुनाव में आदिवासी राज्य की 2 से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रहे हैं। दोस्तों, ये अपडेट बचे तक इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे इस फेसबुक पेज पर पहली बार आए हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। तो अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।